गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 के अंदर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 86B, जिसको लेकर के गजब का कंफ्यूजन और गजब का ये प्रोविजन जो है वो डाला गया है। यहां पर आप देख रहे हैं, इन द सेड रूल्स आफ्टर रूल 86A 1 जनवरी 2021 से 86B, जो कि बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब कहीं ना कहीं ये आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे डाका डालने वाला प्रोविजन है। किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से ये चीजें चालू होंगी, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम भी ऑपरेशनल में आ जाएंगी। तो आपको न्यू रिटर्न स्कीम के साथ साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना है। न्यू रिटर्न स्कीम से रिलेटेड जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, 3 जनवरी 2021 को जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है इस न्यू रिटर्न स्कीम के लिए, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइमिंग्स रहेंगी सुबह 11 बजे से 2 बजे तक। सबसे पहला सवाल यह है, क्या रूल 86B हर एक टैक्स पेयर के लिए लागू हो जाएगा? तो आपको यह समझने के लिए रूल 86B पढ़ना है। इसमें बताया गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दीज रूल्स। सबसे पहली चीज कि ये जो रूल 86B है ये पूरे सीजीएसटी रूल को ओवरराइड करता है। कहीं कुछ भी लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है। द रजिस्टर्ड पर्सन shall not use the amount available in the electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in cases where the value of taxable supply other than the exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 लाख रुपीस। काफी इंपॉर्टेंट लाइनें इसके अंदर लिखी गई है जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहली चीज, ये लागू किस पे होगा? हर एक रजिस्टर्ड पर्सन पे जिसकी मंथली टैक्सेबल सेल की वैल्यू 50 लाख रुपए से ऊपर है। अब ये जो टैक्सेबल सेल की वैल्यू है इसके अंदर इन्होंने बोल रखा है कि जीरो रेटेड और एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है उसे बाहर कर देना है। अब आते हैं इस पॉइंट का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। ये मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 3B, क्योंकि ये जो भी कैलकुलेशंस होगा ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 3B। अब यहां पर जैसे ही आप 3B का डेटा ओपन करेंगे आपको टेबल 3.1A में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, अब यहां पर जो अमाउंट आप डालेंगे वो अमाउंट अगर 50 लाख रुपीस से ऊपर है तो आपके ऊपर रूल 86B जो है लागू कर दिया जाएगा। तो पहला आपके लिए टेक अवे, जब आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हैं तो डेटा यहां पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। आपको ध्यान रखना है कि वो जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा उसके अंदर यहां पे एग्जेम्प्टेड वाला अमाउंट जो है वो ना आ जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जेम्प्टेड का तो अलग दे ही रखा है। भाई साहब ऐसा है, जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आप टेबल 4 देखेंगे और टेबल 4 के अंदर जो B2B इनवॉइसेज होती है, लेट सपोज आपने कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है और टैक्सेबल सप्लाई करी है एक ही इनवॉइस के अंदर, तो जैसे ही आप जीएसटीआर 1 में टेबल 4 के अंदर डेटा अपलोड करेंगे तो वो डेटा ऑटो पॉपुलेट होकर के टेबल सी में नहीं जाता है, वो टेबल ए के अंदर आता है।
जबकि एग्जेम्प्टेड आना चाहिए जीएसटीआर 1 के टेबल 8 के थ्रू। तो अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर अगर इसमें इंक्लूडेड है तो वो अमाउंट बाहर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको खाली पीली जो है टैक्सेबल के साथ साथ एग्जेम्प्ट वैल्यू के ऊपर भी ये वाला प्रोविजन लगाना पड़ जाएगा। इसी के साथ साथ जो जीरो रेटेड यानी कि एक्सपोर्ट सप्लाईज जो होती हैं वो आप ए में नहीं डालेंगे, आपको बी में ही डालना है। अदरवाइज टैक्सेबल सप्लाई का जो है कॉलम वहां पे जो दिया गया है पोर्टल उसी हिसाब से रीड कर सकता है एक्ट में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई डिफाइन होने के बावजूद भी, क्योंकि पोर्टल जो है ये आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इसे ही पकड़ेगा और डिपार्टमेंट नोटिस इसी के बेसिस पे भेजेगा। तो पहला पॉइंट आपको अपना ऑटो पॉपुलेटेड 3B के अंदर जो टैक्सेबल सप्लाई है उससे क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। अब जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, हमने 50 लाख की जो सेल है वो 1 महीने के अंदर कर दी। अब तो क्या हमें 1 करोड़ के सेल पे, लेट सपोज हमने 1 करोड़ की सेल करी है 1 महीने में। अब यहां पर जो लैंग्वेज है वो ये कहता है कि 1 करोड़ के ऊपर लेट सपोज आपका टैक्स लाइबिलिटी है 18% वाला, तो ये जो बनेगा अमाउंट ये बनेगा ऑलमोस्ट 18 लाख रुपीस का। तो 99% अमाउंट, ये जो आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है इसके अंदर 99% अमाउंट 18 लाख का 99% आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। बैलेंस का जो 1% अमाउंट होगा 18,000 रुपीस, ये आपको कैश लेजर से ही जमा करना है। कंफ्यूजन ये है, क्या टर्नओवर का 1% जमा होगा क्या? जी नहीं, टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर जो लाइबिलिटी बनेगी उस लाइबिलिटी को आप 99% तक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कर सकते हैं और 1% मैंडेटरी आपको कैश में जो है वो जमा करना होगा। अब यहां पर दूसरी चीज एक और, इस लाइबिलिटी के साथ साथ आपको जो आरसीएम वाली लाइबिलिटी है वो तो एज इट इज जमा करनी है। आरसीएम के ऊपर जो आप लाइबिलिटी जमा करेंगे वो इस 1% वाली कैलकुलेशन में इंक्लूडेड नहीं मानी जाएगी। कभी आप कहें कि हमने जिस महीने 1 करोड़ का सेल किया है उस महीने हमारी आरसीएम की लाइबिलिटी जो है वो 50,000 रुपए की है, तो 1% तो हमारा इससे ज्यादा ही बनता है। ऐसा नहीं है, आरसीएम के साथ साथ आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी के ऊपर जो अमाउंट बनेगा वो 99% आईटीसी से एडजस्ट करने के बाद 1% आपको कैश में जमा करना है, क्योंकि यहां बताया गया है आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99%, आउटपुट टैक्स की बात यहां पर करी गई है। दूसरा पॉइंट यही है कि कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। अब एग्जम्पशन किनको है, ये जो प्रोविजन है वो किनके ऊपर लागू नहीं होगा। सबसे पहले ये प्रोविजन उन लोगों पे लागू नहीं होगा जिन्होंने प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर का टैक्स डिपॉजिट करा हुआ है। क्या बेसिस है? बिल्कुल बेसलेस ये कंडीशन जो है वो डाली गई है। क्या लॉजिक है नहीं पता। यहां बताया गया है द सेड पर्सन और द प्रोप्राइटर, यानी कि इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म है तो उसके अंदर 2 पार्टनर्स, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग कमेटी ऑफ द एसोसिएशन, जो भी आपका केस बनता है वो हैव पेड मोर देन 1 लाख रुपीस एट इनकम टैक्स इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, जहां पर 139(1) के अंदर जो ड्यू डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, यानी कि 2 पीरियड में आपने 1-1 लाख रुपए इनकम टैक्स जमा अगर कर दिया है तो यह प्रोविजन आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरा एग्जम्पशन, द रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव्ड अमाउंट ऑफ मोर देन ₹1 लाख अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा टैक्स पे करा हुआ है, वहां पर रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो यहां पर आईटीसी को जो है रेस्ट्रिक्ट करने का कोई लॉजिक नहीं था। इसीलिए आपका इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में अगर रिफंड आपने क्लेम किया हुआ है 1 लाख रुपए से ऊपर, तो आपके ऊपर यह प्रोविजन नहीं लगेगा।
तीसरा वो ये है कि आपने अगर टोटल आउटवर्ड लायबिलिटी की क्यूमुलेटिव बेसिस पे 1% से ऊपर अगर कैश में जमा कर दिया है, 1 जनवरी 21 से ये नियम लागू होगा, तो 1 जनवरी 21 से जब ये प्रोविजंस लागू होगा तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक जो आपकी लायबिलिटी बनेगी, उस लायबिलिटी का अगर आपने 1% अमाउंट एक्सक्लूडिंग आरसीएम छोड़ दीजिए, नॉर्मल सेल्स के ऊपर जो 1% वाला अमाउंट है वो अगर कैश में जमा करा है तो आपको ये प्रोविजन नहीं लागू किया जाएगा। अगला है द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इन लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है रूल 86B के तहत। अब अगला सवाल, इस प्रोविजन को हम लोग फॉलो ही नहीं करेंगे, कैसे पता लगेगा डिपार्टमेंट को? तो भैया ऐसा है, अगर आप इस रूल 86B को फॉलो नहीं करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप पहला ये कर सकते हैं कि आप अपनी जीएसटीआर 1 तो फाइल कर देंगे, लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल ही नहीं करेंगे। ये पहला ऑप्शन होगा। तो इसके लिए आपको बड़ा ही अच्छा प्रोविजन डाल दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। रूल 59 को अमेंड किया गया है। रूल 59 बात करता है जीएसटीआर 1 की। आप देखेंगे तो रूल 59 के अंदर एक नया प्रोविजो डाला गया है, नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है। वो ये कहता है कि द रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज पर रूल 86B shall not be allowed to furnish details of outward supplies in GSTR 1 or using IFF if he has not furnished 3B for the preceding tax period। यानी कि 86B से छुटकारा पाने के लिए आपने सोचा कि टैक्स जमा करना पड़ेगा, आप 3B फाइल नहीं करते हैं तो आप अपनी जीएसटीआर 1 भी अगले महीने की नहीं फाइल कर पाएंगे। जैसे ही जीएसटीआर 1 नहीं फाइल होगा, सामने वालों को क्रेडिट जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो पहला जो आपका चांस है कि 3B फाइल ही नहीं करेंगे तो आपका जीएसटीआर 1 जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। सर इसको ना हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ ही देंगे और जो हम लोगों का टैक्स बनता है एक्चुअल वही जमा करेंगे 100% आईटीसी के साथ। गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा? तो अब आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, जैसे ही आप 3B फाइल करेंगे वहां आपकी टैक्सेबल सेल्स चली जाएगी और उसके बाद 1% अगर कैश में जमा नहीं होगा तो क्या होगा? अब यहां पे कैंसिलेशन का जो प्रोविजन है, जी हां फ्रेंड्स, रूल 21 जो कि बात करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। अगर आपने जीएसटीआर 3B को फाइल कर दिया है इन वायोलेशन ऑफ रूल 86B, आपका नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। यहां पर रूल 21 में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है, वायोलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B। तो आपको ना चाहते हुए भी इस रूल 86B को फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाएंगे या फिर आपका नंबर जो है वही कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करेंगे। बड़ा ही स्ट्रिक्ट और ड्रैकोनियन ये प्रोविजन जो है वो डाल दिया गया है, जल्द ही इसे डिलीट भी कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं टिकने वाला। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट 86B से रिलेटेड समझ आ गया होगा, क्योंकि काफी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, ये चेंजेस हो गए, वो चेंजेस हो गए, लेकिन रूल 86B को लेकर के डिटेल्ड वीडियो जो है आप तक पहुंचानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट करने वाला है। इन सारे चेंजेस को हम लोग जनवरी महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन आने वाली है उसमें इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।